वेल सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन या डिस्कशन। सबसे पहले तो आपको ये बात कह दूं कि ये क्वेश्चन या डिस्कशन मैं सेपरेट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि मेरा शर्ट चेंज हो जाए। लेक्चर होने के बाद ये क्वेश्चन या डिस्कशन स्पेशली जो आपका जॉब है वो जो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, आपके साथ थोड़ा डिस्कशन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ हमारे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आरटीपी क्वेश्चंस पे, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। और जैसा मैं कहता हूँ कि इस बार 80 पर आईडीटी में हमें अबव 80 ही सोचना है, उससे कम सोचना ही नहीं है। नाउ ये क्वेश्चन है डिस्कशन का ऑब्जेक्ट क्या है जो मैं आपके साथ ले रहा हूँ, इसमें मैं आपको पॉइंट नंबर 1 एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमने कैसे प्रेजेंट करना चाहिए ये स्पेशली बताऊंगा। साथ साथ में ये क्वेश्चन में मैंने आरटीपी के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस और मैंने खुद कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं, तो सारे क्वेश्चंस पे यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। मैंने ये अपना क्वेश्चन है आईसीएआई मटेरियल के यहाँ जो सजेस्टेड आंसर्स हैं, आरटीपी आंसर्स है, उसके बेस पर बनाया हुआ है। इसलिए अगर कोई ये स्टूडेंट सोचता है कि सर क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करती है, तो मैंने सजेस्टेड आंसर्स और आरटीपी के आंसर्स एग्जैक्टली वैसे ही लिए है, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज किया होगा, लेकिन मोस्टली वैसे ही है। सेकंड ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चनर का क्या है? सेकंड ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चनर का ये है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ सवाल होता है कि सर नोट्स तो पढ़ लिया, लेकिन हमें आदत है थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ने की, तो यस, उसके लिए ये क्वेश्चनर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस क्वेश्चनर में मैंने जो भी कुछ आपको सब्जेक्ट में पढ़ाया हो, हर सेक्शन, हर क्लॉज, सब क्लॉज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, मोस्टली सारे कवर करने की कोशिश की है। इसलिए मैं मोस्टली बहुत सी बार ये कहता हूं कि अगर आप ये क्वेश्चनर पढ़ लो तो आपको रेगुलर बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड, मोस्टली एवरीथिंग इज कवर्ड and totally based on our ICAI material, suggested answers and RTP mock test paper questions. बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जब एग्जाम के 2-3 महीने पहले का टाइम होता है तो क्वेश्चनर्स लेते हैं और वो सीक्वेंस में टॉपिक वाइज पढ़ के जाते हैं, एंड एवरी फैसेट ऑफ द सब्जेक्ट कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। तो मैं भी आपको भी सजेस्ट करूंगा कि मेरी चार्ट बुक जो रिवीजन है वो रिवीजन देखने का और ये क्वेश्चनर्स को कंप्लीट करने का, तुम्हारा पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा, मैं आपको एश्योर करता हूं। दूसरी बात, एक प्रैक्टिस आप जरूर फॉलो कीजिएगा। जैसे हम रेगुलर बुक से पढ़ रहे हैं, तो रेगुलर बुक से यहां पे पढ़ते वक्त अगर कोई चीज क्वेश्चनर में कवर नहीं होगी या हमारे चार्ट बुक में कवर नहीं होगी तो उसकी समरी बना ले। कोई चीज अगर कवर नहीं होगी, कोई क्लैरिफिकेशन होगा, कवर नहीं होगा, तो उसकी समरी बना के आप समरी हमारे चार्ट बुक में या क्वेश्चनर बुक में अटैच कर देने का। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा यहाँ पे दोस्तों कि आप जो है ओके, ये एग्जाम के पहले दिन या एग्जाम के 1 महीने पहले हजारों बुक लेके बैठते हो, नहीं, स्पेसिफिक क्या पढ़ना है अभी से आपको प्लान करना है। आपको तैयारी करना है ना रैंकर्स की, अच्छे मार्क्स के लिए पहले अटेम्प्ट में ही पास होना है ना, तो अभी से डिसाइड कर लो कि मैं स्पेसिफिक क्या पढ़ूंगा एग्जाम के 1 महीने पहले या 1 डे बिफोर एग्जाम। तब आपको रेगुलर के 3 एंड ये वो फिर इंस्टीट्यूट का मटेरियल और वो पढ़ते पढ़ते आप रील बना रहे हो, ये फालतू बातें मत करो, आप फाइनल लेवल पे हो। मेरे हिसाब से मेरी चार्ट बुक, कस्टम्स के चार्ट रिवीजन, वॉल चार्ट्स और मेरा क्वेश्चन है, इतना बहुत स्पेसिफिक मटेरियल है। हाँ, कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, कोई अदर बुक में एक्स्ट्रा मिल जाए, तो वहां से उसकी समरी बना लेना और उसकी समरी बना के आपने यहाँ पे चार्ट बुक में या क्वेश्चनर में अटैच कर देना, और वो जब एग्जाम का टाइम रहेगा तो उतना पढ़ लेना, दैट्स इनफ। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट अबाउट माय क्वेश्चनर। क्वेश्चनर कंप्लीटली कलर बुक है, जहां पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया है। क्वेश्चनर पढ़ते वक्त आपका अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि मैं लाइन टू लाइन याद करूं। आपका अप्रोच ये भी नहीं होना चाहिए कि यार ये तो सजेस्टेड आंसर बेस है, आरटीपी बेस है, मुझे तो ऐसा ही लिखना चाहिए। नहीं, फाइनल लेवल पे अगर आप ये अप्रोच लेके चलोगे तो बहुत 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 ज्यादा आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि मेमोरी वैसा का वैसा याद नहीं रखती है, और रखती है तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा आपको मगअप करना पड़ता है।
और वो जरूरत भी नहीं है बॉस। मैं आपको इस क्वेश्चनर में पढ़ाने वाला हूं। ये डिस्कशन लेने का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? डिस्कशन लेने का ऑब्जेक्ट बस इतना ही है कि इस क्वेश्चनर में मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि जब आंसर सजेस्टेड के आरटीपी के होते हैं, कभी कभी तो लेंदी आंसर्स होते हैं, उसको शॉर्ट कैसे करना, पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करना, और फिर वो पॉइंट्स पे हमने अपने ओन वर्ड्स में कैसे प्रेजेंट करना। आंसर्स तो मैंने बिल्कुल इंस्टीट्यूट के बेस पर लिया है, लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चंस को लेके अपने ओन वर्ड्स में पॉइंट वाइज मैनर में प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चनर्स की अपनी समरी बनाओगे, हर एक समरी बुक बनाओ क्वेश्चनर्स की, और वो समरी बुक है कि भाई आपने जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहे कि ये लिख के देखना है या ये करना ही है आपको, तो वो क्वेश्चंस के पॉइंट्स कैसे कवर करना, मैंने क्या क्या पॉइंट्स कवर करने चाहिए उसकी समरी बना लो। यानी डे बिफोर एग्जाम वो समरी ऑफ द क्वेश्चन है, इतना तो करो। मैं आपसे बाकी तो कुछ करवा नहीं रहा हूं, बाकी तो होमवर्क नहीं दे रहा हूं, इतना बस करो कि जो क्वेश्चन है उसके एक समरी पॉइंट्स वाइज बना लेना, और वो समरी डे बिफोर एग्जाम आपने पढ़ लेना। आपका क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। हाँ, मेरी चार्ट बुक से आप लिंक हो जाओगे, क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस के प्रेजेंटेशन, स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के प्रेजेंटेशन आप लिख के देखो। तो इस कोर्स के साथ जितना हमारा क्वेश्चन कवर हो सका मैं कोशिश करूंगा कवर करने की, और जो कुछ बचेगा अगर क्वेश्चन का डिस्कशन कुछ चैप्टर्स का, तो मैं उसके सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का डिस्कशन के बारे में जो भी आपके पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट समझ में आए होंगे। प्लस आपको अगर कोई डाउट्स होगा तो आप ये डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है? तो आप मुझे स्पेशली हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल में आप कोई क्वेश्चन पूछना है, जो आपने ज्वाइन कर लिया होगा अभी तक, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? बट बस ये क्वेश्चनर में, हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, इस क्वेश्चनर में मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला नहीं। जो आप रीड करके समझ सकते हो वो क्यों डिस्कस करूँ, आपका टाइम भी क्यों वेस्ट करूँ? आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा है, वो रीड करके फटाक से हो जाएगा। हाँ, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे हर चैप्टर के डिस्कस करूंगा, स्पेशली प्रेजेंटेशंस के लिए, जहां मुझे लगता है कि आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, जहां मुझे लगता है कि आपका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है, उतने सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे हर चैप्टर के डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चनर आपको डिजिटल बुक में भी अवेलेबल हो जाएगा। डिजिटल बुक लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आपके लॉगिन में होगी मटेरियल कंटेंट में, तो और या फिर आप बुक में स्कैन करोगे तो आपको डिजिटल बुक लिंक जो है वो मिल जाएगी। अब वो डिजिटल बुक लिंक जो है उसमें जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस के प्ले वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के नहीं, पर जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको वीडियो की, वो भी मिल जाएंगे। साथ साथ में डिजिटल बुक तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ में चैप्टर वाइज जितने भी मैंने डिस्कशन किया है, ये चैप्टर वाइज क्वेश्चनर्स, ओके, मैं इसके वीडियो बना लूंगा और ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिसका QR कोड जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन, जिसका QR कोड जो है आपके बुक के स्टार्टिंग में मैंने दिया है, तो आप इजीली स्कैन करके वो QR कोड भी देख सकते हो। ठीक है बेटा, यस और नो? तो चलिए शुरू करें हमारा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, यहां पे हम शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कशन। आर यू रेडी? यस। हम देखेंगे यहां पे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इस चैप्टर से आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं 2 to 3 मार्क्स के आते हैं। मतलब इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को जो वेटेज दिया है, ये वेटेज 2 to 3 मार्क्स का वेटेज दिया है। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं पढ़ते वक्त, और अगर बेसिक क्वेश्चन आया और आप ढंग से नहीं लिख पाए, जबकि सबसे ईजी चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, सबसे ईजी चैप्टर है, और इस चैप्टर पे आप आंसर नहीं लिख पाए तो हाथ के मार्क्स जाएंगे। ये चैप्टर का मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है। अब देखिए बेटा, स्टूडेंट जनरली मुझे ये कहते हैं कि सर आपका क्वेश्चन है थोड़ा एग्जाम के पहले बल्कि हो जाता है। पहले तो अगर अभी हम क्लास के साथ पढ़े तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है कि इसमें सारे एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन कवर कर लिए। चैप्टर 1 में मैंने 22 क्वेश्चन कर लिए और सारे एस्पेक्ट्स पे कवर कर लिए। यानी आपने रेगुलर बुक नहीं भी पढ़ी और डायरेक्टली ये भी पढ़िया तो चलता है। ओके, सारे एस्पेक्ट्स पे मैंने कवर कर लिया है। प्लस मैंने एक एनालिसिस भी दिया है कि भाई ICAI मेटेरियल के कितने क्वेश्चन है, एग्जाम के कितने हैं और मैंने कितने बनाए हैं। अब आपका एक सवाल आता है कि सर ये बताइए कि एग्जाम के पहले इतना बड़ा बल्कि क्वेश्चन है तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर हम शॉर्ट में क्या पढ़ना। मैंने अभी बताया, एक समरी बुक आप बनाओ, जो मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते इंपॉर्टेंट कहो, ओके, वो इंपॉर्टेंट का एक समरी आप भी पॉइंट्स लिख के देखो जैसे मैं बताऊंगा, वो बनाओ। प्लस एटलीस्ट एग्जाम में ये RTP के क्वेश्चंस अगर हो गए तो एग्जाम के क्वेश्चंस सेकंड, और ICAI मेटेरियल के क्वेश्चन, इतने तो भी पढ़ के जाना। अदर में जो मैंने इंपॉर्टेंट कहे उतने,
पर मोस्टली आरटीपी को पहली प्रायोरिटी देना। सेकेंड, एग्जाम के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो, और आईसीएआई मटेरियल के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा या अदर क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, इतने, उसकी लिस्ट आप ही बना लो, मुझे पूछो ही मत। ओके, तो अब ऐसा होता है, अभी फाइनल में ये साइकोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन एक साइकोलॉजी डेवलप होती है कि यहाँ पे सर एक्सपेक्टेड 40 क्वेश्चन बताओ, एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन बताओ। बेटा अब ये फाइनल में आप ये एक्सपेक्टेड, लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं आजकल, ओके यूट्यूब वीडियो बना के ओके ये ट्रेंड चलाते हैं, ओके व्यूज़ ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। मैं भी इसमें कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता हूँ क्योंकि ट्रेंड वैसा है, लाइक्स भी ले लेते हैं, कमेंट्स भी ले लेते हैं, आजकल वर्चुअल एसेट वही है। मैं भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता हूँ, पर बेटा सच में कहूँ एज अ टीचर, फाइनल लेवल पे प्लीज ये साइकोलॉजी मत रखो। फाइनल लेवल पे कोशिश करो कि हमारे डिस्कशन में आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है, कहाँ आपको प्रॉब्लम जाता है, कहाँ आपने प्रेजेंट करना चाहिए। ओके, मैं इतना बोलने के बाद भी स्टूडेंट एक महीने पहले मुझे पता है क्या करेंगे, कुछ बता दो, 15-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन बता दो। ओके, अपना फिर वो 30 क्वेश्चन जो फैकल्टी ने सिलेक्ट किए वो नहीं आए तो क्या करोगे। ओके, आप फाइनल लेवल पे अटेम्प्ट्स टेक के लग जाएगा आपका। इसलिए बेटा अभी जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आपका ही अप्रोच, खुद की समरी बनाओ, कितना रेडीमेड लोगे, कितना रेडीमेड लोगे, कितना स्पून फीडिंग करवाओगे। इसलिए खुद की समरी बनाओ, और ये खुद की समरी में जो मैं कहूँ प्रेजेंटेशन बताओ, वो पॉइंट्स कवर करो, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग ही हो जाएगा। ठीक है, आर यू रेडी? चलो, तो ये हमने देखा। अब हम क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं सारे 22 क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें से जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मुझे लगता है आपके साथ डिस्कस करना चाहिए वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलो डन। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आईसीएआई मटेरियल में कवर्ड है। डिस्कस हाउ जीएसटी रिजॉल्व द डबल टैक्सेशन डिकोस्टोमी अंडर द प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पुराने इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में एक्साइज में जीएसटी में, ओके एक्साइज में जीएसटी में वैट, सॉरी एक्साइज सर्विस टैक्स वैट में जो डबल टैक्सेशन होते थे वो उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया। बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब ये जेनेरिक क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम जाते पता है क्या, उसमें स्टार्ट कैसे करना, कैसे लिखना। तो अब एक प्रैक्टिस करो जो मैंने फॉलो की थी। मैंने ये फॉलो किया था, एक मैंने सारे सब्जेक्ट के एग्जाम के क्वेश्चंस एग्जाम के पहले देखे थे, और क्या प्रैक्टिस फॉलो किया था वो भी बताता हूँ। और आई गॉट 82 मार्क्स इन आईडीटी। डीटी में मुझे 79 मार्क्स थे, लॉ में मुझे जो है ओके यहाँ पे 76 मार्क्स थे। तीनों लॉ सब्जेक्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। बाकी मत पूछो, बाकी बाद में बताऊंगा, पर जस्ट ये बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे और मैंने क्या प्रैक्टिस फॉलो की थी, और आपको भी समझ में आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे क्या होता है, चैप्टर हो जाता है, चैप्टर होने के बाद जब वो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं तो ये अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं, एक रीडिंग के बाद ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अब मुझे सॉल्व करते आना चाहिए, मुझे याद आना चाहिए, और मुझे याद आना चाहिए। तो वो अपने आप को इतना कंडीशन में डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग, कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। अब समझ लो आपको याद नहीं आ रहा है, लिखते नहीं बन पा रहा है, तो फिर एक नया एंजाइटी और टेंशन तैयार हो जाता है, और वो ये तैयार हो जाता है कि यहाँ पे अरे यार अब मुझे नहीं लिखते आ रहा है, एग्जाम में आ गया मैं नहीं लिख पाया तो, या मैं नहीं लिख पाई तो अब क्या हो जाएगा, मार्क्स चले जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, इतना बड़ा टेंशन अपने छोटे से माइंड को मत दो। जिंदगी बहुत बाकी है अभी, बहुत एंजॉय करना है आपको। एकदम एकदम फर्स्ट रीडिंग में इतना बड़ा टेंशन मत दो अपने आप को। मानता हूं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है कि कॉन्सेप्ट से ज्यादा मेमोराइजेशन पे और कितना मेमोरी उसके ऊपर हम अपने आप को असेस करते हैं। पर रुक जाओ 2 मिनट, आपको क्या ये जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना अपने आप से, वो थर्ड रीडिंग में एक्सपेक्ट करना कि मुझे कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं, कितने समरी के पॉइंट्स याद आ रहे हैं, मैं कैसा उसको अपने ओन वर्ड्स में मैं लिख पा रहा हूँ। तो ऐसे केस में जब आप मेरा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम रीड करोगे, तो फर्स्ट टाइम रीड करते वक्त मैं मेरे तरफ से आपको एडवाइस देता हूं कि बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि आपको पूरा वर्ड टू वर्ड लिखते आएगा। इवन दो आपने चैप्टर समझ लिया, पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, रुक जाओ, आप एक नए मेथड में जा रहे हो। अभी तक कॉन्सेप्ट को समझे हो, बुक को रीड किया है, अब उसको प्रेजेंट कैसे करना उसमें जा रहे हो। तो मैं आपको कहूंगा कि आंसर्स पढ़ना, पहले पूरा पढ़ना आंसर्स, और फिर एनालाइज करना। मैं 1-2 क्वेश्चंस में आपको एनालाइज करके दूंगा, और फिर उसको एनालाइज करना कि मैं इसको पॉइंट्स में कैसे कवर करूंगा, एक समरी पॉइंट्स कैसे बनाऊंगा, और एग्जाम में इसको कैसे कवर करूंगा। जैसे मैं बात करता था और मुझे इसका बहुत फायदा हुआ। मैंने कभी अपने आप को टेंशन नहीं दिया स्टार्टिंग में कि मुझे आना चाहिए। ओके, मुझे ये पता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी एग्जाम के 15 मिनट पहले तक है।
एग्जामिन के 15 मिनट पहले तक अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूँ, तो मैं क्यों टेंशन दूं अपने आप को। इसलिए मैं सारे तीनों सब्जेक्ट के आंसर्स पहले पढ़ता था और ये सोचता था कि इंस्टीट्यूट के क्या एक्सपेक्टेशन है, मैंने ऐसा क्यों लिखना चाहिए, इस पे ज्यादा एनालाइज करता था। क्या मैंने ये सेक्शन क्यों कोट करना चाहिए, ये सेक्शन कोट नहीं किया तो क्या होगा, इस पे ज्यादा एनालिसिस रादर देन मगिंग अप एंड ओके रिकॉलिंग द वर्ड्स। रिकॉलिंग द वर्ड्स इज जस्ट वॉमिटिंग द वर्ड्स। हमें वॉमिट नहीं करना है बस रीड करके, हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों, अगर ये पॉइंट में ऐसा लिख रहा हूं, ये पॉइंट में ऐसा लिख रहा हूं, ये पॉइंट अच्छा तो इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन ये है, फिर इसमें मैं क्या पॉइंट्स कवर कर सकता हूं, वर्ड टू वर्ड आपको लर्न नहीं करना है। इज इट क्लियर? ओके, जैसे पहले देखते तो क्या उनके एक्सपेक्टेशन है। पहले इन शॉर्ट पॉइंट्स में फिक्स कर लिया कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे कुछ कमेंट्स चाहते हैं, डबल टैक्सेशन डिकोस्टोमी पे। ओके, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर पे कमेंट चाहते हैं और वन सिंगल टैक्स पे कमेंट चाहते हैं। चलो ये मैं समझ गया कि ये 3 कमेंट इंस्टीट्यूट मेरे से एक्सपेक्ट करती है यहाँ पे, और मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा आपको क्वेश्चंस में कि किस तरह से आपने रीड करना है। ओके भाई, डबल टैक्सेशन होते थे पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस में, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे क्या कमेंट चाहते हैं ये भी देखते हैं। समझाओ, अपनी टीचर खुद बनो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इतना फील दो अपने आप को कि आप खुद के टीचर बन रहे हो। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ओके सीजीएसटी एसजीएसटी इज अवेलेबल थ्रू आउट द सप्लाई चेन। कि जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में प्रॉब्लम था और जीएसटी आने से रिजॉल्व हुआ, वो क्या बड़ा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ, समझाओ अपने टीचर एज अ टीचर। टाइम लगने दो बॉस, टाइम लगने दो, समरी लगने दो। ये जो फर्स्ट रीडिंग में टाइम लगता है तो सेकंड रीडिंग का 70% टाइम कम करता है और थर्ड रीडिंग का लगभग 90% टाइम कम कर देता है। 10% में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो विद कॉन्फिडेंस। तो और अभी आप टाइम लगा दो, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा एग्जाम के टाइम तब आप इतने इम्बैलेंस हो जाओगे कि आपको ही नहीं समझेगा क्या चल रहा है। तो यहां टाइम लगने दो। तो ऐसे केस में जहां तक दिया जाए तो कैसे रिजॉल्व किया, तो पूरा सीजीएसटी एचजीएसटी यूटीजीएसटी इंक्लूडिंग आईजीएसटी, आप अपने तरफ से आईजीएसटी डाल दो, थ्रू आउट द चेन क्रेडिट है। दूसरा, जीएसटी ने कैसे रिजॉल्व किया, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर, पहले रीड करो। टू कवर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एड्रेसेस दिस प्रॉब्लम। Simultaneous introduction of GST at both central and state level are integrated has integrated taxes on goods and service for the purpose of set off relief and ensure that both the cascading effect of SINVAT and service tax are removed and continuous chain of set off from original producer points or service provider point up to retailers level, consumer level is established. अब ये लैंग्वेज है, सच कहूँ क्या, ये लैंग्वेज एज इट इज आप लिख भी नहीं सकते और आप ये पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा भी नहीं आपको। ओके कि ये क्या एक पैरा कंटिन्यूअस इतना बड़ा बना के रखा हुआ है, पर मैंने क्यों दिया, फिर सर आपने क्यों दिया। देखो क्या है, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ लोग ये बिल्कुल फैला रहे हैं कि इंस्टीट्यूट का वैसा लिखना चाहिए। ठीक है, मैं भी एग्री हूं कि वैसा का वैसा लिखना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बुक अगर मैंने और सिंप्लीफाइड फैशन में दी तो समझाने वाले लोग बहुत ज्यादा है कि भी देखो ये तो अपने हिसाब से ही लिखते हैं, इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलते नहीं है, आपको स्पेसिफिक इतना ही लिखना है। भाई मैं भी ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ने इस तरह से दिया है, आपको ऐसा लिखना है, पर सच कहूं क्या, ऐसे लैंग्वेज में याद करना भी पॉसिबल नहीं है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना, नाउ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर क्या है, पहला पॉइंट सिंप्लीफाई वर्ड में पहला पॉइंट, और ये प्रैक्टिस आपको करना है। जीएसटी स्ट्रक्चर कवर्ड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, पहला पॉइंट कवर। पॉइंट नंबर 2, इसमें पॉइंट्स भी बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑन सेम एक्टिविटी सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस आर इंटीग्रेटेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज and cause cascading effect is completely avoided. Next point, earlier credit of excise and service tax was not available against VAT and etc. ये मैंने मेरी तरफ से लिखा, आप और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो पढ़ के। Okay, but in GST on in entire change a credit of CGST, IGST or SGST is given to all retailers, service providers, manufacturers. जब भी आप कभी ऐसे पैरा पढ़ो तो मेरी एक लाइन जिंदगी में याद रखना, कभी ऐसे पैरा याद नहीं होते और कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता है। इसको तोड़ तोड़ के बना और यहीं स्टिकी नोट अटैच कर दो, यहीं कोई पेज पे लेके स्टेपल अटैच कर दो। जो अभी मेहनत की आपने तोड़ तोड़ के बना लिया, ओके देखो जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी जाएगा। मैं तो आंसर वैसा ही दूंगा जो इंस्टीट्यूट का है, क्योंकि क्या है कि आपकी साइकोलॉजी और अभी इंस्टीट्यूट की भी साइकोलॉजी वैसा है, पर उसी वर्डिंग्स को थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्ड में ले लो। नेक्स्ट, और मैं ऐसा करता था बॉस, मेरे को ऐसा पढ़ना तो मुश्किल जाती थी, बहुत मुश्किल जाती थी। मैं तो 10th तक कंप्लीटली मराठी मीडियम था महाराष्ट्र में। ओके तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा, पर मैंने स्कोर अच्छे किए, मैंने उसको ही ब्रेक पॉइंट में डाल के बहुत अच्छा स्कोर किया। नाउ नेक्स्ट, वन सिंगल टैक्स। अब ये इंस्टीट्यूट क्या चाहती है इस पॉइंट में, ये समझ लो।
तो in GST regime, major indirect taxes have been subsumed in ambit of GST. Erstwhile concept of manufacture, sale of goods, rendering of service are no longer applicable since tax is now levied on supply. हाँ, तो भाई all major taxes are subsumed in single GST. Earlier there were concept of manufacture, sale or service, no, not remain in GST. There is only one levy event and that is supply of goods or services. Simple word में आपने लिख लिया, मैंने ऑब्जेक्ट. तो अब हो गया, आपने अपने पॉइंट्स क्लियर कर लिए. एक बार लास्ट फाइनल टच दो, और फाइनल टच क्या दो, इस तरह के सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फाइनल टच दो. अगर डबल टैक्सेशन डिकोस्टोमी कैसे अवॉइड की जीएसटी से, तो क्रेडिट मैकेनिज्म अलाउ किए गए, कॉम्प्रहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया. मतलब कॉम्प्रहेंसिव यानी गुड्स और सर्विसेज को वो टैक्स जो है जीएसटी ही लगेगा. यहाँ पे सारे गुड्स और सर्विसेज इंटीग्रेट कर दिए गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, और एंटायर चेंज में क्रेडिट दिया गया. अपने ओन मदर टंग लैंग्वेज में अपने आप को समझाओ. ओके, और सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया, सारे टैक्सेस सबसम कर दिए गए, और इस तरह से आपने पॉइंट्स लिखे. और ये पॉसिबल है बॉस, मैंने किया एग्जाम के 3 महीने पहले 14 घंटे बैठकर मैंने अपने पॉइंट समरी बनाई और मैंने अच्छे स्कोर किया. लोग मुझको पूछते हैं कि सर इतना पॉसिबल है क्या, रीड करके खत्म करो ना सर, आगे बढ़ो ना. जितना ज्यादा आप जल्दी से आगे बढ़ोगे उतनी आप कॉन्सेप्ट सिर्फ टेम्पररी मेमोरी में रखोगे. ये मेमोरी के न्यूरोन्स जो है ना, न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स को आपको सॉफ्ट में नहीं हार्ड वायर में बनाना है. हार्ड वायर में बनते हैं. ओके, कैसे बनते हैं, तो अभी मैंने जो प्रैक्टिस बताई वही कि आपने पढ़ा, समझा कि इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए, कितने पॉइंट्स में चाहिए, और फिर उसकी समरी बना ली फटाफट, और समरी बना के आपने कर लिया, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है. यस और नो? तो चलिए, ये हमने देखा. यहाँ पे पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. विच आर द कमोडिटीज केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी. जीएसटी किस पे नहीं लगता है? बहुत ही सिंपल है. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, देखो आपका रिवीजन भी हो रहा है मेरे साथ, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये आइटम्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी है फिलहाल. उसमें से अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो तो आर्टिकल नहीं बाहर रखा हुआ है, और बाकी प्रोडक्ट पे जीएसटी तब आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा. ठीक है, चलो. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी. इंपॉर्टेंट आ सकता है. प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी क्या है? सबसे पहले तो एक मिनट, ये आदत ही लगाना आंसर्स. हाँ, अपने आप से आए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आए तो डरो मत पहले इसमें. ठीक है, तो जीएसटी, अच्छा ठीक है, इंस्टीट्यूट चाहती है कि वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का पॉइंट मैं पहले लिखूं. समझा आपने कहा, अच्छा इंस्टीट्यूट ये चाहती है. ओके, ये वैल्यू एडेड टैक्स है, तो कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल जीएसटी दिया है. अब देखो यहाँ पे जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, टेक्निकली सप्लायर देता है, बॉर्न बाय कंज्यूमर है, मल्टीपल स्टेजेस पे आता है, और आपको उसके सेट ऑफ भी मिल जाते हैं. उसके बाद में ये कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फ्रॉम बिजनेस सोर्सेज, यानी एक बिजनेस टैक्स है, और कंटिन्यूस चेन ऑफ आईटीसी क्रेडिट्स इसमें अवेलेबल है. ये मेन बेसिक जीएसटी का फंडा है. अब इसमें देखो, पहले मैंने 2 लाइन में लिखा और वही चीज़ें डिटेल में दी. क्या मतलब है? मुझे यही समझ में नहीं आता है कि इंस्टीट्यूट ने अगर ऐसा दिया तो क्या मतलब है. जब मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ 2 लाइन, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेस्टिनेशन और वापस से यहाँ लिख रहा हूँ डेस्टिनेशन, ये डबल टाइम चलेगा. ये भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ये अपने आप को समझाओ कि ये डबल टाइम हो गया. मैंने 2 लाइन भी बचा ली, मतलब 30 सेकंड बचा लिए. ऐसे हर क्वेश्चन के हर पैराग्राफ में 15 से 20 सेकंड 15 से 20 सेकंड बचाए, तो मैं कम से कम 15 से 20 मिनट बचा सकता हूँ पूरे पेपर में. तो मैं नहीं लिखूंगा ये 2 लाइन. ओके, मैं डायरेक्ट ये पॉइंट वाइज मैनर में दे दूंगा. पॉइंट वाइज मैनर में वैल्यू, ओके, बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ओके, सप्लायर देखा, अल्टीमेट कंज्यूमर है, मल्टीपल स्टेज पे लगता है. और अब मैं आपको ये भी बोलूँ, अगर मैं मल्टीपल स्टेज पे लग रहा है और साथ साथ में लिख रहा हूँ कि सेट ऑफ मिलते हैं, पर मैं ये सेट ऑफ का भी पॉइंट यहाँ क्यों दूँ, जब मैं नीचे, मैं ऐसा बहुत प्रैक्टिस करता था कि सेट ऑफ का पॉइंट यहाँ क्यों लूँ, जबकि मैं नीचे टैक्स क्रेडिट में दे रहा हूँ, टैक्स क्रेडिट दे रहा हूँ, तो ये चीज़ इतना लिखूंगा कि मल्टीपल स्टेज पे लगता है. ओके, हर स्टेज पे लगता है. उसके बाद में ये बिजनेस टैक्स है, गुड्स और सर्विस पे लगता है, और आपको क्रेडिट मिलते हैं. मैं इतना सोचता था कि मैं टाइम कैसे बचाऊंगा. जब मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन फील करता था ऐसा. आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. जितनी ज्यादा आपकी इमेजिनेशन पावर, उतने लाइफ में सिर्फ सी एग्जाम नहीं, हर एक्टिविटी में ओके आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. जो भी आप चाहते हो वो फील करो कि आप वो कर रहे हो. वो फील करो कि आप कर रहे हो. जब जो एग्जाम में लिखना चाहते हो तो फील करो कि आप एग्जाम में लिख रहे हो. ओके, ये पढ़ते वक्त अभी ऐसा फेल दोगे तो डेफिनेटली बॉस मैं बता देता हूं, ओके, जब वो इवेंट आएगा तब आपके लिए कुछ नया नहीं होगा. फटाफट आंसर लिखे जाएंगे. और सिर्फ एग्जाम नहीं बॉस, जिंदगी में जो भी चाहते हो वो
शायद शायद ऐसा हो जाए, शायद वह निकालो, मैं अभी फील करूंगा कि ऐसा हो रहा है, अभी फील करूंगा कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, ज्यादा मोटिवेशन तो नहीं हुआ ना चलिए, पर हाँ, मैं कोई सेपरेट लेक्चर ले नहीं सकता मोटिवेशन का, मैं टीचर हूँ, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको जो है डेफिनेटली ऐसी कुछ टेक्निक्स टूल्स बताऊंगा और मोटिवेट करूंगा कि आपको सब्जेक्ट इजी हो जाए। और एज ए टीचर मेरा यही काम है, सब्जेक्ट इजी करना। बाकी मोटिवेशन के लिए बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक आईसीएआई मटेरियल का क्वेश्चन है। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। अब देखो, इंस्टीट्यूट ने क्या एक्सपेक्ट किया, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इतना एक्सपेक्ट नहीं किया ये आंसर में कि आप बताओ स्टेटमेंट इज वैलिड और नॉट, उसके रीजन भी एक्सपेक्ट किया आपसे कि रीजन भी दो, प्लस उसका एग्जाम्पल देके भी समझाओ। ये मैंने मटेरियल से आंसर लिया, एग्जाम्पल देके भी समझाओ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क का आता है या 3 मार्क्स का आता है, 2 और 3 मार्क्स, तो उसके बेस पर आपका कंटेंट डिसाइड करना। ये भी प्रैक्टिस में करता था। क्या होता है, ये प्रैक्टिस कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, छोड़ देते हो, लेकिन मुझे ना इसका बेनिफिट बहुत मिला। मैंने आपको बताऊँ, एग्जाम के 2 महीने पहले तो मैंने सिलेबस कंप्लीट किया और रिवीजन मैंने 2 महीने में स्टार्ट की, पर जब मैंने रिवीजन स्टार्ट की तो इतना फास्ट हो गया मेरा, आपको क्या बताऊँ। हाँ, पहला टाइम लगा पर बहुत फास्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे, इन गिवन स्टेटमेंट जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ। ठीक है, GST is known as destination tax since the tax would accrue to the taxing authority which has a jurisdiction over the place of consumption which is also termed as place of supply। अब देखो, मैं ये भी प्रैक्टिस करो, अगर ये मैं लिखता था तो शायद आंसर थोड़ा वेग हो जाता था। मैं डेस्टिनेशन को कैसे वैलिड प्रूव करूँ, तो फिर मुझे सर ने क्या समझाया कि भाई आपका आंसर देखो वेग कैसे भाग रहा है। सर ने बताया था कि भाई IGST का 50% रेवेन्यू डेस्टिनेशन बेस को जाता है, चलो वो भी पॉइंट लिख लेते हैं, वो भी पॉइंट लिख लेते हैं। फिर सर ने और क्या बताया था कि भाई ये इंट्रा स्टेट में वही स्टेट में लगता है, वही पॉइंट लिख लेते हैं। लिखा आपने, लिखा आपने, पर देखो इस ये पेपर चेकर के पास जो मार्किंग स्कीम होती है, जो आंसर शीट्स होती है, ओके, उसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ऐसा बहुत होता है, उसमें जो उनके पास जो आंसर आए हैं, ओके, और आपने जो लिखे हैं वो थोड़े बहुत मैच हो रहे हैं, और आपने सही भी लिखे, लेकिन कैसा हो जाता है, आपने बहुत जनरल टर्म्स में लिखते गए। ओके, जनरल टर्म्स में लिखते गए, शायद उसमें टाइम भी लगा आपको, टाइम भी लगा। क्यों? क्योंकि अपनी चीज एक्सप्लेन करने को आप अलग अलग ही चीजें बता रहे हो अपनी। क्यों ना इसको सिस्टमैटिक वे में लिखा जाए, क्यों ना सिस्टमैटिक वे में लिखा जाए। और ये प्रैक्टिस इमीडिएट नहीं आती है। जब मेरे क्वेश्चन में जो मैंने अराउंड यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह जो लिए, कस्टम्स मिला के 1200 क्वेश्चंस लिए, जब आप 1200 क्वेश्चंस पे ऐसी प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो इनसाइट ऑटोमेटिक डेवलप होगा कि अच्छा, यानी फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। फिर वो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका ऑटोमेटिक वो इनसाइट आपका सबकॉन्शियस माइंड, ओके, वो बराबर सिस्टमैटिक वे में लिखता जाएगा। ओके, पहले इसमें मत एक्सपेक्ट करना। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा, ओके, मैं सिस्टमैटिक वे में क्या कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही लिखो, पर वेग से जगह ये लिखो कि भाई डेस्टिनेशन बेस मतलब क्या। the revenue of tax will accrue or will receive to that taxing authority where goods actually consume or goods are destinated, अपने own words में लिखो। also term as place of supply where the goods at which a place of supply is made destinated। ये पॉइंट है, देखो ये आपके जेनेरिक से ज्यादा स्पेसिफिक लग रहा है, पढ़ने को भी अच्छा लगता है कि भाई टैक्सिंग ऑथोरिटी को वहीं रेवेन्यू मिलेगा जहां गुड्स का प्लेस ऑफ कंजम्पशन है, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई है। इसलिए अगर आपने महाराष्ट्र में बेचा तो महाराष्ट्र में आएगा, अगर इंटर स्टेट में आपने ओके यहाँ पे सेलर दूसरे स्टेट में बेचा तो डेस्टिनेशन स्टेट को मिलेगा। अब वो एग्जांपल से भी एक्सप्लेन हो रहा है, एग्जांपल भी दिए। इफ ए ऑफ दिल्ली प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सेल द गुड्स टू बी ऑफ हरियाणा, in this case a tax would accrue to the state of Haryana and not to the state of Delhi, especially in case of IGST destination tax। on other hand under pre-GST regime origin based taxation was prevailing, और यहाँ origin based नहीं, यहाँ destination based है। under origin based, अब देखो ये under origin based अब ये स्ट्रेच हो रहा है। ओके, और मैं जब इंस्टीट्यूट के आंसर पढ़ रहा तो मैं ये सोचता था ये लिखना जरूरी है क्या। मैंने जब बता दिया कि भाई डेस्टिनेशन बेस क्या है तो ओरिजिन बेस क्या है, तो ये लिखना जरूरी नहीं है। आपने ये कैंसिल भी कर दिया तो चलेगा कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स क्या था एक्सेट्रा। सर ये अंडरस्टैंडिंग कब आती है, हमको कैसे समझेगा, हम तो स्टूडेंट है, आप तो टीचर हो, ओके, आप 20-22 साल से पढ़ा रहे हो, आपको समझ जाता है फालतू है, हमको कैसे समझेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको फर्स्ट रीडिंग में नहीं समझेगा, लेकिन धीरे धीरे जब जितना आप अपने आप को ट्रेन करोगे कि स्पेसिफिक क्या लिखना है और कितने टाइम में कितना लिखना है, तो आपको मैं गारंटेड दूंगा कि वो इंसाइट आ जाता है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ठीक है, बस अभी मेरे से गाइडेंस तो ले लो, गाइडेंस तो हेल्प करेगा आपको। चलिए,
आ जाइए बेटा ये क्वेश्चन पे, और मैंने पहले ही कहा मैं सिलेक्टेड लूँगा, तो ये क्वेश्चन पे आ जाओ। डिस्कस आर्टिकल 246A विच ग्रांट द पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आर्टिकल 246A पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोर्स एंट्री है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, लिख कर जरूर देखना, अगर इसके पॉइंट समराइज करके देखना। तो आर्टिकल 246 है। अब क्या हो जाता है, मैंने आर्टिकल 246 है तो यार 2 ही लाइन पढ़ी थी। पहली बात तो आर्टिकल 246A आपको क्लिक हो गया कि इट इज अ सोर्स एंट्री फॉर जीएसटी, इसमें लिखो क्या, यही तो प्रैक्टिस करना है, लिखना क्या है। देखो पहले रीड करो, पॉइंट्स को फिक्स करते हैं। आर्टिकल 246A स्टिपुलेट द पार्लियामेंट stipulate that parliament or and legislature of state have power to make the law with respect to goods and service tax imposed by union or state. पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। चलिए मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगा। ये क्वेश्चन आने के बाद आप जनरल में चले गए, आर्टिकल 246 है, आपने लिखा इट इज अ सोर्स एंट्री, इट इज अ सोर्स एंट्री फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। ओके, और क्या था, ओके ऑन, ओके अंडर दिस आर्टिकल गवर्नमेंट हैव अ पावर टू लेवी टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज। और क्या लिखो, ओके हाँ, नाउ थ्रू दिस एंट्री ओके जीएसटी इज लेविड एंड जीएसटी एक्ट इज मेड। आप बीकॉम की एग्जाम थोड़ी लिख रहे हो, इसलिए आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि थोड़ा स्पेसिफिक ओन वर्ड्स में, पर थोड़ा स्पेसिफिक। ओके रट्टा नहीं मारना है, क्या लिखना है आपको, आर्टिकल 246A पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को ये पावर देता है टू मेक द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय यूनियन और बाय स्टेट। पर ये एंड वर्ड जरूरी है कि दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या आना चाहिए, ओके समझा आपने आपको, दूसरा पॉइंट क्या आना चाहिए, पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर to make the law in respect of goods or services where supply of goods or services or both take place in the course of trade or commerce। interstate होगा IGST तो पार्लियामेंट। और तीसरा पॉइंट आना चाहिए, कुछ ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लिकर, जीएसटी तब आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। चलिए अच्छा, इंस्टीट्यूट को ऐसा चाहिए, खुद के टीचर बनो, ऐसा चाहिए। तो इसका मतलब अब मेरी समरी पहला, ओके ये क्वेश्चन में, और यहीं स्टेपल मार दूंगा, यहीं अटैच कर दूंगा। पहला पॉइंट कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू मेक द लॉस फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। दूसरा समरी पॉइंट, ओके इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक द लॉ, समरी पॉइंट। तीसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट अल्कोहल, पेट्रोलियम अल्कोहल नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये आर्टिकल अल्कोहल दूसरे आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 366(12)A ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑन जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगा, दैट्स ऑल। तीसरी लाइन यहाँ अटैच कर दो, पॉइंट्स फिक्स हो गए। फिर उसको कैसे रंगाना वो बात अलग है, मैंने स्पेसिफिक कहाँ अपना ध्यान रखना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे डिस्कस आर्टिकल 269A पर्टेनिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। अब ये भी आर्टिकल पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री है आर्टिकल। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्या इंस्टीट्यूट ने एक्सपेक्ट किया। देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स मटेरियल में एक्सपेक्ट हुए हैं, पढ़ते हैं। ओके पढ़ेंगे ऐसा कि एनालाइज भी करेंगे। Article 269A of Constitution of India stipulate that goods and service tax on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India, and such tax shall be apportioned between union and state in a manner as provided by parliament by law on recommendation of council। यानी ये पहला पैरा। सर इतना एक साथ लिख पाएंगे क्या, नहीं लिख पाएंगे तो तोड़ के करो पॉइंट्स में। कैसे, तो आर्टिकल 269A of the Constitution of India stipulate goods and service tax on interstate trade or commerce। Point number 2, it shall be levied and collected by government of India and apportioned between central and state। Point number 3, apportionment must be in the manner as provided by parliament on recommendation of GST council। Point number 3, बहुत अच्छा टेक्निक है, कभी ऐसे याद नहीं होता है, पैरास को ब्रेक करता आना चाहिए। सिर्फ मेरा सब्जेक्ट नहीं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ऐसी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां तक तो आर्टिकल 269 मुझे याद था। अब इसके आगे इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करती है, और इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करती है तो मैंने लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, दोनों डिसीजन लेंगे। देखो पहले रीड कर लेते हैं। हियर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी, यानी इंपोर्ट पे मैंने एक पॉइंट देना चाहिए, ये दिया आर्टिकल 269 पे, तो मैंने अपने 3 पॉइंट्स पहले देने चाहिए कि आर्टिकल 269 है जीएसटी लगाने का पावर देता है इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स में। ये जीएसटी लगाएगा सेंट्रल, ओके जीएसटी लगाएगा सेंट्रल पर रेवेन्यू अपोर्शन होगा
रेवेन्यू अपोर्शन है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी इंटरस्टेट माना जाएगा ना। नेक्स्ट, अमाउंट्स ऑफ अपोर्शन इन स्टेट शैल नॉट बी फॉर्म ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो स्टेट को दिया जाएगा ओके आईजीएसटी का पैसा, वो आईजीएसटी का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का नहीं माना जाएगा, वो स्टेट का माना जाएगा, इंडिया का पैसा नहीं माना जाएगा। Okay, where amount collected as IGST has been used for payment of SGST or vice versa, such amount shall not be form of consolidated fund of India or state respectively. This is to facilitate the transfer of funds between center and state. Parliament is empowered to formulate the principle for determining the place of supply and when the supply of goods or services or both take place in the course of intertrade. तो मेरे पॉइंट कैसे फिक्स हो गए? पहला पॉइंट लेवी, पावर ऑफ लेवी किसके पास है। दूसरा पॉइंट इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तीसरा पॉइंट मेरा समरी पॉइंट होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके ऊपर मैं इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा पर एक आधा कमेंट डाल दूंगा, कंसोलिडेटेड फंड इंडिया का पार्ट नहीं है। चौथा पॉइंट ओके प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करने का पावर। खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से आपको इस पे प्रैक्टिस करना है बेटा। डन, चलिए। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, आईटीसी लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चर सिगरेट एंड सप्लाई इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर जेड। आईटीसी कंपनी सिगरेट मैन्युफैक्चर कर रही है यानी टोबैको प्रोडक्ट, और डिस्ट्रीब्यूटर जेड को फॉर रुपीज 2 lakhs ऑन विच चार्ज एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज जीएसटी। सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी दोनों चार्ज किया। मिस्टर जेड फर्दर सप्लाई टू रिटेलर आर फॉर रुपीज 2,20,000 एंड चार्ज जीएसटी ओनली। Explain whether the treatment by ITC Limited and distributor Mr. Z is correct or not. पहले तो ITC ने एक्साइज और जीएसटी चार्ज किया, क्या वो ट्रीटमेंट सही है? टोबैको प्रोडक्ट याद होगा तो उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगती है और जीएसटी भी लगता है, वैट और सीएसटी नहीं लगता है। तो टोबैको प्रोडक्ट जो है यस ट्रीटमेंट सही है। दूसरा, आगे डिस्ट्रीब्यूटर जब सेल कर रहा है तो ओनली जीएसटी लगा रहा है, तो वो भी पॉइंट सही है। ओके, तो अब लिखा कैसे, पहले एक्ट क्या कहता है वो एक्सप्लेन किया केस स्टडी में, और फिर गिवन डिस्कशन यहाँ पे किया है। तो देखो, इन केस ऑफ टोबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर वुड सब्जेक्ट टू जीएसटी इन एडिशन टू सेंट्रल वुड हैव पावर टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन दिस प्रोडक्ट। मतलब मैंने लीगल प्रोविजन बहुत जनरल टर्म में, अच्छा तो मैं पहले लॉ एक्सप्लेन करूंगा बहुत यहाँ पे सिंपल वर्ड में कि टोबैको प्रोडक्ट होगा तो लायबल टू जीएसटी इन एडिशन टू यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन दिस प्रोडक्ट। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज पेबल एज वेल एज जीएसटी ऑल्सो पेबल। ठीक है, इन गिवन केस आईटीसी ने जो एक्साइज और जीएसटी लगाया करेक्ट है। रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई जेड कैन टेक आईटीसी ऑफ जीएसटी ओनली। एक्साइज का वो आईटीसी नहीं ले पाएगा, जीएसटी का ले पाएगा। और आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर ओनली जीएसटी लगा रहा है, एक्साइज नहीं लगा रहा है क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं है, तो दिस ट्रीटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। राइट शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी काउंसिल, इंपॉर्टेंट आ सकता है। जीएसटी काउंसिल की शॉर्ट नोट बताओ। ठीक है, तो इसका आप अपने आप को समझाओ, मुझे आर्टिकल याद रखना पड़ेगा अगर हो सके तो। आर्टिकल 279 में प्रेसिडेंट को ये पावर दिया है टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल। ठीक है, क्या सर ये जीएसटी काउंसिल कब आया कब नहीं आया, डेट याद रखनी पड़ेगी क्या? नहीं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज चेयरपर्सन and minister in charge of finance or taxation or any other minister nominated by each of the state or legislative member, यानी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या टैक्सेशन मिनिस्टर मेंबर्स हो गए। बिसाइड यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस आल्सो मेंबर। स्टेट के जो रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर है वो मेंबर रहेंगे। चलो ये स्ट्रक्चर बता दिया। और दूसरा, इनके क्या क्या रिकमेंडेशन आ सकते हैं, टैक्स रेट एग्जम्पशन, थ्रेशोल्ड लिमिट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ओके थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन वगैरह, इनके जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन आएंगे। तो चलो ठीक है, मैंने पढ़ लिया, अब अपने आप को डिजाइन करो। अगर ये क्वेश्चन आता है, आरटीपी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे इसको प्रेजेंट करूंगा। तो ये क्वेश्चन अगर आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सबसे पहले आर्टिकल क्या है, पॉइंट समरी पॉइंट, आर्टिकल कौन सा है, क्या मैंने 279 में लिखना चाहिए, याद आया तो जरूर लिखना चाहिए, और प्रेसिडेंट के पास पावर है। सेकेंड, ओके स्ट्रक्चर पे मैं लिखूंगा कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन है, बाकी मेंबर्स है स्टेट के, और लास्ट इनके रिकमेंडेशन शॉर्ट में लिखूंगा कि किस किस पे रिकमेंडेशंस आएंगे। और इस तरह से आपको आंसर कवर करना है। हर क्वेश्चन में अपने आप को समझाना है कि आप कैसे लिखोगे। ठीक है, चलिए
चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये सीए फाइनल नवंबर 19 एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि ये मैं फिर से कह देता हूँ, ये टॉपिक पे आपको मिनिमम 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, और ये अगर 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके मार्क्स आपने छोड़ना नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इन्यूमरेट एनी 5 मैटर्स, कोई भी 5 मैटर्स ऐसे बताइए ऑन विच जीएसटी काउंसिल में मेक अ रिकमेंडेशन अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनी 5 मैटर्स। तो बेटा यहाँ पे जीएसटी काउंसिल कौन से यहाँ पे रिकमेंडेशंस देता है? मैंने आंसर में तो सारे कवर कर लिए, लेकिन लिखते वक्त जो है आप कोई भी 5 मैटर्स बता सकते हो। पहला एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस किसके ऊपर आएंगे। टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी। ओके, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम किए जाएंगे इन जीएसटी? तो ये तो ठीक है, 2017 में तो डिसीजन हो गए थे, पर उसके बाद में आज भी ये पावर है कि अगर कोई टैक्स होगा जो अभी भी प्रेजेंट है, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल अथॉरिटी का आज भी लगता है, कल जाके जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन दे सकती है कि वो एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज कर दो, तो हो सकता है, लेकिन आज तो है। तो टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी। उसके बाद में गुड्स एंड सर्विसेज दैट में बी सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन, सब्जेक्टेड टू मे बी सब्जेक्टेड टू बी एग्जम्प्टेड, टू बी कर देना यहाँ पे, टू बी एग्जम्प्टेड गुड्स फ्रॉम जीएसटी, वो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकती है कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट होगा। मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी बिटवीन स्पेशली इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। मतलब क्या, जीएसटी का पूरा मॉडल लॉ कैसे होगा, कौन से प्रिंसिपल पे जीएसटी चलेगा, और सेंट्रल और स्टेट में स्पेशली इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी कैसे अपॉर्शन होगा, ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स करेगा 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख जो भी है। रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट भी जीएसटी काउंसिल यहाँ पे बनाएगा। कोई एनी स्पेशल रेट होगा, एडिशनल रेट होगा, यानी इन एडिशन टू बेस रेट कोई स्पेशल रेट और एडिशनल रेट, या कभी सेस लगाना होगा इन केस ऑफ कैलेमिटी और डिसास्टर, वो भी लगा सकता है। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, जो अगर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है तो उससे रिलेटेड कुछ अलग प्रोविजंस बना सकता है। नाउ डेट ऑन विच, हाँ अब ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से और ऐड कर रहा हूँ कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कब आएगा, ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। ओके, और कोई भी अदर मैटर जो जीएसटी काउंसिल ठीक लगता है वो डिसाइड करेगा। तो इतने सारे पॉइंट्स, इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स लिखने थे और आपको मार्क्स लेने थे। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, सिंपल था, लेकिन बेसिक चैप्टर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, मत छोड़ना, एटलीस्ट क्वेश्चन तो भी पढ़ के जाना। तो क्वेश्चन में आपके सारा जो भी आपने पढ़ा है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट जीएसटी टू अक्रूज टू द इकोनॉमी। ओके, बेनिफिट्स क्या है, तो इसमें यहाँ पे सम ऑफ द बेनिफिट बोला है, मेन बेनिफिट मैंने कवर किया, मतलब बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इसमें कवर करना था। पहले क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, जीएसटी हैज मेड इंडिया अ कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट्स एंड प्रोसीजर। फर्दर इट हैज, अब देखो पहले पॉइंटर फिक्स कर लो, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और एनहांस द इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब सवाल था कि लिस्ट द बेनिफिट ऑफ जीएसटी टू एक्रूज टू द इकोनॉमी। क्वेश्चन का नेचर देखो, बेनिफिट्स जो है सारे नहीं लिखना है, हमारे इकोनॉमी को क्वेश्चन, इसलिए तो यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक कर देंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा तो वो जनरल बेनिफिट्स लिख देंगे जीएसटी के, और वो लिख देंगे कि भाई टू अवॉइड कैश कैरिंग इफेक्ट और ये वो। नहीं बेटा, आपको जनरल नहीं लिखना है, बहुत जेनेरिक आंसर नहीं लिखना है, इकोनॉमी को कैसे जीएसटी का फायदा होगा वो लिखना है। पहला ये क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, दूसरा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तीसरा एनहांस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये पॉइंटर फिक्स हो गया। फिर अब आप जो है यहाँ पे क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट में क्या लिखोगे, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड मार्केट में ओके जहाँ तक है जीएसटी हैज मेड अ कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट। यूनिफाइड में कॉमन मार्केट किया, एक बार फिर समझ लो कॉमन मार्केट मतलब कैसे किया यहाँ पे उन्होंने, तो यहाँ पे जीएसटी ने कॉमन मार्केट जो है, तो यहाँ मैन्युफैक्चरर हुआ, ट्रेडर हुआ या सर्विस प्रोवाइडर हुआ, अब इन मार्केट में डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा, वो कॉमन मार्केट होगा। उसके बाद में टैक्स रेट और प्रोसीजर पूरा जीएसटीएन पोर्टल पे कर दिया। फर्दर इट हैज रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर, ओके, रिजल्टिंग इन एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमी एट नेशनल लेवल। इकोनॉमिक बैरियर क्या थे, इकोनॉमिक बैरियर ये थे कि इंडिया में हर स्टेट के अपने सेल्स टैक्स लॉ थे, और वो जो सेल्स टैक्स लॉ थे यहाँ पे जीएसटी ने खत्म कर दिए। और जो मतलब आज क्या होता था, महाराष्ट्र सेल्स टैक्स लॉ अलग या महाराष्ट्र वैट अलग, ओके, राजस्थान, एमपी, यूपी या अदर स्टेट्स के जो लॉज है ये अलग अलग थे, ये बैरियर ही खत्म कर दिए और एक नेशनल लेवल पे जीएसटी लाया गया। दूसरा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव,
ओके, जीएसटी हैज गिवन, मतलब अब दिमाग को पॉइंट्स फिक्स करवाओ, दिमाग को पॉइंट फिक्स करवाओ। दूसरा, जीएसटी हैज गिवन अ मेजर बूस्ट इन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इंडिया कॉम्पिटिटिव एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। तो एक जीएसटी आने के बाद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, जो यहाँ मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ओके, उसको बहुत हेल्प हुआ। ओके, मेकिंग इन इंडिया को कैसा कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया गया और एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की इकोनॉमी को कॉमन लाया गया और मेजरली आईटीसी ने बड़ा रोल प्ले किया। ओके, सभी वैट हो, सर्विस टैक्स हो, एक्साइज हो, सबके क्रेडिट्स अलाउ हुए और ये इकोनॉमी को बूस्ट मिला। एनहांस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सब्सिडिंग द मेजर सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस in GST, complete comprehensive set of input tax credit and phasing out CST has reduced the cost of locally manufactured goods and services। सच में ऐसा हुआ कि सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को सब्सिड्यूम करके, इनपुट टैक्स क्रेडिट सबका अलाउ करके और CST को बाहर निकालकर, ओके, GST ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर दी। रिजल्टेंटली, ओके, यहाँ पे तो यहाँ रिजल्टेंटली द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विस इन इंटरनेशनल मार्केट हैज इंक्रीज विच हैज गिवन boost to investment and Indian exports. With a boost in exports and manufacturing activity, more employment is likely to be generated and GDP is likely to be increased. Okay, तो ये था completely theoretical question था। चलिए now next bring out the silent features of cross utilization of ITC under GST। तो ये बहुत अच्छे से हमने देखा हुआ है। पहले तो क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ CGST एंड SGST इज नॉट पॉसिबल, यानी CGST का SGST में और SGST का CGST में पॉसिबल नहीं है। ओके, और सेम फॉर UTGST, यानी CGST का UTGST में भी पॉसिबल नहीं और UTGST का SGST में, UTGST का CGST में पॉसिबल नहीं है। सर क्या ये कॉम्बिनेशन SGST और UTGST का ये कभी नहीं बन सकता? क्यों? क्योंकि वो स्टेट में आइदर SGST लगता है या UTGST लगता है। Okay, so CGST cannot be utilized for payment of SGST, UTGST, और SGST cannot utilize for payment of क्या CGST, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। However, cross utilization is allowed. Okay, cross utilization is allowed between CGST and IGST और IGST और CGST में। और हमने पहली लाइन जो थी, पहला क्या, सबसे पहले आप IGST का क्रेडिट यूज करो। IGST का क्रेडिट जो यूज करोगे अगेन CGST और SGST और UTGST अवेलेबल थ्रू आउट द चेन। IGST का क्रेडिट पूरे चेन में अवेलेबल है। ओके, क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है और जहां तक है आप CGST SGST क्रेडिट IGST में भी यूज कर सकते हो। चलो चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। Mr. Nimit, a supplier of goods, pay GST under regular scheme. He is not eligible for any threshold exemption. He has made the following outward taxable supplies in the month of August 2017. Intrastate supplies of goods is 6 lakhs. Interstate supplies of the goods is 2 lakhs. He has also furnished following information in respect of purchases made by him from registered dealer in August 2017। या आप XX कर दो, आपके नोट्स में XX होगा तो ज़्यादा बेटर। ओके, तो अगस्त 20XX नोट्स में अगर होगा तो दैट्स बेटर, ठीक है। इंट्रास्टेट परचेस ऑफ द गुड्स 4 lakhs, इंटरस्टेट परचेस ऑफ द गुड्स 50 lakhs। बैलेंस ऑफ ITC available at the beginning of the August XX, CGST, SGST and IGST notes. Rate of CGST, SGST or IGST 9% each for inward and outward supply. Both inward outward supply given above are exclusive of taxes and all conditions necessary for availing ITC has been fulfilled. Okay, compute the net GST payable by Mr. Nimit for the month of 20XX. Okay, 20XX. चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। Now इन्होंने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई फॉर द अगस्त 20XX जो दिया है वो आउटवर्ड सप्लाई में इंट्रास्टेट दिया है और इंटरस्टेट दिया है। मतलब इंट्रास्टेट सप्लाई पे CGST और SGST आउटवर्ड में आएगा और इंटरस्टेट सप्लाईज पे यहाँ पे IGST आउटवर्ड में आएगा। उन्होंने उनकी परचेसेस भी दी है। परचेसेस इंट्रास्टेट CGST और SGST आएगा और इंटरस्टेट परचेस पे IGST आएगा। डन। अब ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और आपको नेट GST लायबिलिटी निकालना है। कैसे प्रोसीड हो जाए? ओके, स्टेप्स देखिएगा हम कैसे प्रोसीड होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में
डायरेक्टली, अगर आप, इसमें दो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली नेट टैक्स लायबिलिटी का भी टेबल बना सकते हो, लेकिन उसमें बहुत खिचड़ी हो जाएगी। इसलिए जो भी हमने परचेस किया प्लस ओपनिंग बैलेंस, इसके टोटल क्रेडिट बना लेते हैं, यानी इसका एक टेबल बनेगा। ओके, और उस टेबल में ओपनिंग बैलेंस और जो हमने परचेसेस किए सारा, ओके आई रिपीट, जो ओपनिंग बैलेंस और जो हमने परचेसेस किए उसका सारा क्रेडिट को एक्यूमुलेट कर लेंगे। फिर हम टेबल बनाएंगे नेट लायबिलिटी का। नेट लायबिलिटी में आउटवर्ड टैक्स पे जो है टैक्स निकालेंगे, लेस आईटीसी इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैंने डिजाइन कर लिया ये प्रॉब्लम को देख के। ये मैं जो तरीका पढ़ा रहा हूँ ये तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, और वो आज की आज पढ़ना है, और जो मैं लिख के कहूँ वो लिख कर देखना है। ओके, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक बार इसका फॉर्मेटिंग वगैरह तो ये लिख कर देखो, फॉर्मेटिंग वगैरह बना के देखो, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी। ओके, तो अब ऐसे सिचुएशन में देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आईटीसी मैंने यहाँ पे ले लिया, और टोटल आईटीसी में ओपनिंग आईटीसी ले लिया जो मुझे दिया गया था, और ओपनिंग आईटीसी, अब आप टेबल बनाते हो इस बात का पूरा ख्याल रखना कि पहले आईजीएसटी लेना। उसके पीछे रीजन है क्यों, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट टेबल बनाऊंगा और नेक्स्ट टेबल में यहाँ स्टूडेंट की मिस्टेक होती है और बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। नहीं, आईजीएसटी इधर भी लिया तो चलेगा, पर फिर गड़बड़ होना चालू हो जाता है। इसलिए पहला कॉलम आईजीएसटी का, फिर सीजीएसटी का और फिर एसजीएसटी का। ओके, तो यहाँ जहां तक देखा जाए तो मैंने आईजीएसटी ले लिया, तो आईजीएसटी के 20,000, सीजीएसटी और एसजीएसटी के 15,000 और 35,000। ओके, ये प्रॉपर लिखना वहां पे, 15 और 35,000 जो है मैंने ओपनिंग बैलेंस ले लिया। फिर मैंने परचेस किया था इंट्रास्टेट परचेस 4 लाख रुपए का किया था, तो 4 लाख का इंट्रास्टेट परचेस, जिसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी, और मैंने इंटरस्टेट परचेस किया था 50,000 का, तो उसके ऊपर आईजीएसटी। ऐसा मेरा टोटल क्रेडिट एक्यूमुलेट हुआ, और वो 29,000, 51,000 और 71,000 मेरे पास क्रेडिट एक्यूमुलेट हुआ। ये तो मैंने क्रेडिट एक्यूमुलेट कर दिया। फिर यहाँ पे अगस्त 20XX जो है, ओके 20, ये अगस्त 20XX का अब मैं नेट जीएसटी लायबिलिटी स्टेटमेंट बनाऊंगा। ओके, तो ये टाइटल देना मत भूलना, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल बाय मिस निर्मित फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। कैसे करोगे, तो पर्टिकुलर्स वैल्यू ऑफ सप्लाई, यहाँ एक उसका कॉलम बना लेना, आसान होगा। ओके, क्योंकि वैल्यू आपने इधर लिख दी तो उसका जीएसटी कंप्यूटेशन करना आसान होगा। पहला कॉलम आईजीएसटी लीजिएगा, दूसरा सीजीएसटी और एसजीएसटी लीजिएगा। ओके, तो आपका इंट्रास्टेट सप्लाई, सुनिए, इंट्रास्टेट सप्लाई और दूसरा इंटरस्टेट सप्लाई। अब आपका इंट्रास्टेट सप्लाई 6 लाख रुपीस है, तो ये जो 6 लाख आपका इंट्रा है और इंटरस्टेट 2 लाख है, तो इसके ऊपर आपने आउटवर्ड सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लिया, और इंटरस्टेट सप्लाई जो वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसके ऊपर आउटवर्ड आपने आईजीएसटी निकाल लिया। तो यहाँ पे इस तरह से आपका टोटल टैक्स पेबल 36, 54, 54 हो गया। अब लेस आईटीसी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी ऊपर हमारे पास आईटीसी है वो इनर कॉलम में लिख लेना। सबसे पहले आईजीएसटी लिखना, क्योंकि इधर भी आईजीएसटी पहले होना चाहिए और इधर भी आईजीएसटी। तो 29,000, सीजीएसटी 51,000, एसजीएसटी 71,000। अब हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में यूज कर लिया, ओके, और बैलेंस होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमने आईजीएसटी में यूज करने के बाद अब मेरे पास बैलेंस ही नहीं है, और जब आप क्रेडिट यूज करोगे तो ब्रैकेट में लिखना, मतलब वो समझ में आता है कि इसको लेस किया आपने। तो आईजीएसटी का यूज कर लिया, बाकी बैलेंस ही नहीं है मेरे पास। चलो, बात खत्म। अब लॉ क्या कहता है, आईजीएसटी का क्रेडिट कंप्लीटली एग्जॉस्ट होने के बाद, आई रिपीट, आईजीएसटी का क्रेडिट कंप्लीटली एग्जॉस्ट होने के बाद, ओके, हम आगे का क्रेडिट यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में, और बैलेंस होगा तो आईजीएसटी में। बैलेंस नहीं है इसलिए डैश, ओके, और जरूरत भी बैलेंस होगा तो आईजीएसटी में। जरूरत है, 36 का पेमेंट है, 29 ही मिला है अभी तक, तो पर बैलेंस ही नहीं है। और मैं एसजीएसटी में यूज नहीं कर सकता, इसलिए क्रॉस कर दिया वहां पे। एसजीएसटी का क्रेडिट पहले एसजीएसटी में, और अगर बैलेंस होगा तो फिर आईजीएसटी में। मैं आईजीएसटी में रिक्वायरमेंट है, ओके, तो बैलेंस है तो मैंने यूज कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो 71,000 में से मैंने इतना क्रेडिट यूज कर लिया, तो मेरा नेट जीएसटी पेबल तो यहाँ नील आया, या 3,000 आया और यहाँ पे नील आया, पर अभी भी मेरे पास बैलेंस है। किसका बैलेंस है, ओके, एसजीएसटी का, क्योंकि एसजीएसटी टोटल होता है 71,000, उसमें से मैंने यूज किया 61,000। ओके, तो मैंने नीचे लिखा है आईटीसी एसजीएसटी कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट मंथ, और वो कितना 10,000, और नोट दे दिया कि आईटीसी ऑफ एसजीएसटी हैज बीन यूज्ड टू पे एसजीएसटी एंड आईजीएसटी इन एनी ऑर्डर। ओके, तो आप एनी ऑर्डर में यूज कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने क्रेडिट यूटिलाइजेशन करके टेबल बनाया। ये प्रॉब्लम आपने लिखकर क्यों देखना चाहिए, इस प्रॉब्लम में आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके, कि टेबल कैसे क्रेडिट कलेक्ट किया जाता है और कैसे यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए सो दोस्तों, इस तरह से जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, ओके, तो हमारे चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। मैं इतने ही कहना चाहूँगा कि
मैं पूरा क्वेश्चन है तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए वो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बाकी तो आपने रीड कर लेना और चैप्टर 1 जो है मेरे साथ ही खत्म कर देना ये क्वेश्चन है, और जो मैंने कहा है लिख कर देखना है वो आपको लिख कर देखना है बेटा, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे ओके, ये चैप्टर 1 का सेशन हमने खत्म किया, डन, और आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।